हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पर प्रीलिम्स में आपके जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट पेपर प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा। मेंस में आपके जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होगा। किस तरीके से आपको मेंस में अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लोगों को 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। और दूसरी टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर ये मेंस के लिए 2024 के लिए लॉन्च की गई है। तो अगर इन दोनों में से किसी से भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग अमेंडमेंट प्रोविजन को देखेंगे, संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न को ध्यान से देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया है। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर कहीं पर भी किसी भी लैंग्वेज के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाती है तो मुझे क्षमा करिएगा उसके लिए। आप लोग कहीं पर अगर आपको दिक्कत होती है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, संविधान की संशोधनीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपका। Which of the following statement is incorrect regarding the amendability of the Constitution? संविधान संशोधन की बात की गई है। ऐसा संविधान जिसे बहुत आसानी से बदला या संशोधित किया जा सकता है उसे अक्सर लचीला कहा जाता है। दूसरा है ऐसा संविधान जिन्हें संशोधित करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उन्हें कठोर कहा जाता है। भारतीय संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है या फिर उपयुक्त सभी जो है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कि ईजिली अमेंड किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके, उसे हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एकदम सही है। दूसरी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ दिया गया है जिसे अमेंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, उसे हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है, अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान जो है वो आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि गलत है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे संविधान को संशोधित करने की कई तरीके के प्रोसीजर हैं। हम सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट के रेक्टिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत दोनों की बात हम करते हैं, तो अभी हम डिस्कस भी करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, सी आपका गलत है। ठीक है, चल अब थोड़ा सा हम संविधान संशोधन प्रक्रिया को देखते हैं। ठीक है, कि क्या क्या टाइप्स हैं अमेंडमेंट के, संशोधन के क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहला तो सिंपल मेजॉरिटी होता है, फिर स्पेशल मेजॉरिटी, फिर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर हम साधारण बहुमत की बात कर रहे हैं, विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं, और तीसरा जो है वो विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन, मतलब स्टेट को भी उसे रेक्टिफाई करना आवश्यक है। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी हम साधारण बहुमत की बात करते हैं तो साधारण बहुमत जो है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आती है, याद रखिएगा। आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है कि अगर संविधान में किसी भी तरीके के संशोधन किया जाए, हाँ, तो संविधान में संशोधन की बात हमने किस अनुच्छेद में की है, पूछा जाता ना, संविधान में संशोधन की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो आप बताते हैं आर्टिकल 368 में। लेकिन याद रखिएगा जब भी हम साधारण बहुमत की बात करेंगे, ठीक है, हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करेंगे, तो वो आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा प्रश्न जो आप लोग के दिमाग में आता होगा वो ये है कि मैम सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी में साधारण बहुमत और विशेष बहुमत की बात हम करते हैं। चल
2 मिनट में इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो, जब हम साधारण बहुमत की बात कर रहे हैं तो साधारण बहुमत में लिखा हुआ मिलता है मोर देन 50%, 50% से ज्यादा लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अगर उससे ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो बिल आपका पास हो जाता है। किससे? साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो कि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 500 है। सपोज, हम सपोज कर रहे हैं लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 500 है। 500 मेंबर लोकसभा में हैं। अब आज कितनी तारीख है? 1 जून है। तो चलो 1 जून को अगर हम देखते हैं तो लोकसभा में कितने लोग प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं? ठीक है, वो हम देख रहे हैं 300 लोग प्रेजेंट हैं। लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है 500 है, लेकिन आज 1 जून को लोकसभा में जो मेंबर्स आए हैं वो 300 हैं। और इन 300 लोगों में से अगर हम देखेंगे जो लोग प्रेजेंट हैं प्लस वोट भी दे रहे हैं, वो आपके खाली 280 हैं। मतलब 300 लोग प्रेजेंट होने के बाद भी जब वोटिंग कराई जा रही है तो उसमें खाली 280 लोग ही वोट कर रहे हैं, 20 लोग वोट भी नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर किसी भी बिल को साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना होगा तो क्या है? मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो हम किसका मोर देन 50% देखेंगे? बताओ जल्दी से मुझे। 500 का, जो कि लोकसभा की रियल स्ट्रेंथ है? नहीं। ठीक है, जितने लोग प्रेजेंट हैं, 300 लोग प्रेजेंट है, इसका मोर देन 50% देखेंगे? नहीं। लिखा है प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित है और वोट भी दे रहे हैं, तो वो कितनी है? 280 है। तो 280 का जब आप 50% निकालोगे तो कितना आएगा? बताओ। यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है, और 140 हो गया, 140 हो जाएगा 280 का 50%। और यहाँ पर क्या दिया गया है? मोर देन 50%, तो मतलब +1 कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी बिल को हमें साधारण बहुमत से पास कराना होगा, ठीक है, तो हमें कितने वोट की आवश्यकता है? 141 वोट की आवश्यकता है। कब? जब अगर हम लोकसभा में देखें 280 लोग उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं। क्लियर हो गया? सिंपल मेजॉरिटी मतलब क्या होता है? बस यही याद रखिएगा। सिंपल मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत की अब हम बात करते हैं। विशेष बहुमत में क्या होता है क्लास? यहां पर ध्यान से देखिए। जब हम विशेष बहुमत की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग 2 पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। पहला आपका अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और दूसरा है आपका 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहां पर क्या लिखा है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अब यहां पर हम राज्यसभा को लेके चलते हैं। राज्यसभा की स्ट्रेंथ हमने 245 मान ली है, ये देखिए। ठीक है, और 1 जून आज के दिन हम देखें तो राज्यसभा में कितने लोग उपस्थित हैं? 210 लोग उपस्थित हैं, मान के हम चल रहे हैं। 210 लोग जो हैं वो उपस्थित हैं राज्यसभा में। ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं कि 210 लोग जो हैं वो वोट भी कर रहे हैं। ठीक है, 210 लोग आज राज्यसभा में उपस्थित हैं और 210 लोग राज्यसभा में वोट भी कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या दिया गया? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 निकालो। 2/3 जब तुम निकालोगे 210 का तो वो कितना आ जाएगा? 1, यहाँ पे 70, 140 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो मतलब 245 में से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 140 द्वारा तो उसको पास होना ही चाहिए। तो दूसरा क्लॉज आपका फुलफिल हो जाएगा।
पहला क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अगर आपका टोटल मेंबरशिप जो है वो 245 है, 245 का मेजॉरिटी कितना हो जाएगा, 50% निकाल लो। यहाँ पर ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1 2, ठीक है, 2.5 समथिंग, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं 123। देखो पॉइंट में आ रहा है क्लास, पॉइंट में आ रहा है, तो उसको हम ऐसे किसी इंसान को बीच में से काट तो देंगे नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एटलीस्ट 123। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करेंगे, मेरी बात को फिर से सुनिए आप लोग, मैं इसको यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम अपने स्टूडेंट्स से पूछते हैं तो वो इन्हीं सब चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा, जब भी स्पेशल मेजॉरिटी की बात आएगी तो इसमें क्या दिया गया है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और मैंने आपको बताया है कि हम सपोज करके चल रहे हैं कि राज्यसभा की स्ट्रेंथ जो है वो 245 है, तो यहां पर मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मतलब 245 का हम मोर देन 50% निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका 123 आएगा, पॉइंट में हम नहीं देखेंगे। दूसरा है 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो लोग भी आज प्रेजेंट हैं, यहां पर हम सपोज करके चल रहे हैं 210 लोग प्रेजेंट हैं, तो इसका हम 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग निकालेंगे। समझ में आया? जो कि आपका लगभग आ जाएगा 140 वोट के। समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां पर क्लास एक बार आप क्या करिए, आप ये जो ब्लॉक दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, फिर मैं आपको और चीजें बताती हूँ। चलिए आज इसको एकदम डाउट को क्लियर करते हैं कि साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत स्टेट की रेक्टिफिकेशन की भी जरूरत होती, कब कब। तो यहां पर अब मैं डिस्कस करने वाली हूं, जब भी हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत की बात हम अनुच्छेद 368 के तहत नहीं करते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। सिंपल मेजॉरिटी में क्या बात कही गई है, मोर देन 50%, लिखो मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन जब हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं, यहां पर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात कही जाती है, प्लस क्या बोला जाता है, मेजॉरिटी, या फिर कह सकते हैं मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका। तो दो क्लॉज यहां पर रहते हैं जब हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। तीसरा है कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया प्लस स्टेट भी उसको पास करेगा विद सिंपल मेजॉरिटी। इसको लिख लीजिएगा। आपको एग्जाम में कहां कंफ्यूज किया जा सकता है, जो तीसरे वाले में, कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए पार्लियामेंट में प्लस स्टेट्स को भी स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास करना है। गलत है, एकदम गलत है। स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ, स्टेट के पास जब रेक्टिफिकेशन के लिए जाएगा तो स्टेट सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी साधारण बहुमत से। तो स्पेशल प्लस सिंपल का कॉम्बिनेशन है ये, स्पेशल प्लस सिंपल का हम कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में यही सब चीजें कंफ्यूज करती है, ध्यान दीजिएगा। जब हम सेंटर की बात करेंगे तो यहां पर ये स्पेशल से विशेष बहुमत से पास होगा। विशेष बहुमत मतलब क्या, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, तो मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यहां पर देखिए सिंपल मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो यहां पर जब हम स्टेट्स की बात करेंगे, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफाई करने चाहिए। अगर आधे से ज्यादा स्टेट रेक्टिफाई कर दिए हैं तो बिल आपका पास हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा इतनी चीजें। अब 1 मिनट का समय और लेके एक चीज और बताऊंगी, यहां पर जल्दी से सुनते हैं। क्लास में मैं आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स बताना चाहती हूं जहां से एग्जाम में कंफ्यूजन होती है। अब जब हम बात करेंगे सिंपल मेजॉरिटी की, तो सिंपल मेजॉरिटी से कहां कहां अमेंडमेंट हो सकता है, संशोधन हो सकता है। तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 2, ठीक है, आर्टिकल 3 की हम बात कर सकते हैं,
169 की हम बात कर सकते हैं, आर्टिकल 11 की हम बात कर सकते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, और प्लस हम शेड्यूल 5 की बात कर सकते हैं और शेड्यूल 6 की बात कर सकते हैं। आर्टिकल 2 और 3 किस चीज से रिलेटेड है? आर्टिकल 2 में बोला गया है ना कि अगर स्टेट के नाम वाम बदलना है तो बदला जा सकता है, तो उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 3 में अगर बाउंड्री चेंज करनी है, ये सब किया जा सकता है, स्टेट से रिलेटेड है, तो उसमें भी साधारण बहुमत की जरूरत होगी। आर्टिकल 169 किससे रिलेटेड है? 169 लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है कि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है कि नहीं बनाना है, तो इसके लिए भी हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता है। ठीक है, 5th और 6th शेड्यूल की हम बात करेंगे जो ट्राइब से रिलेटेड है, ट्राइबल उससे रिलेटेड है, तो यहां पर भी आपको क्या सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता है। सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई अनुच्छेद है तो उसमें भी साधारण बहुमत की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? और साधारण बहुमत मतलब क्या होता है? मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 11, 169, 5th, 6th ऐसे ही आपके हैं। ठीक है, चल ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब स्पेशल मेजॉरिटी की हम बात करेंगे, तो कभी भी फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में अगर कोई भी संविधान संशोधन करना है तो वहां पर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होगी। ठीक है, क्लियर है? अब स्टेट रेक्टिफिकेशन की जरूरत कब होगी? जब भी संविधान के संघीय ढांचा में किसी भी तरीके के चेंजेस किए जा रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में अगर किसी भी तरीके के चेंजेस किए जा रहे हैं, तो वहां पर स्टेट के रेक्टिफिकेशन की भी जरूरत होगी। और आप सोचो क्यों नहीं होगी? जब भी हम संघ की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है, थोड़ा सा मुझे लिखने के लिए स्पेस चाहिए, 1 मिनट क्लास। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट का समय। हाँ चलिए, यहां पर हम लोग देख लेते हैं, जब भी संघीय ढांचा में किसी भी तरीके का संघीय ढांचा मतलब हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम संघीय ढांचा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर स्टेट्स के द्वारा भी उसे रेक्टिफाई होना जरूरी है। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ स्टेट, मोर देन 50% ऑफ स्टेट, और स्टेट जो है वो रेक्टिफाई करेगा सिंपल मेजॉरिटी से। ये चीज जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में यहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। लेकिन जब हम सेंटर की बात करेंगे, जब हम संघ की बात करेंगे, हम सेंटर की यूनियन की बात कर रहे हैं, वहां पर आपका स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, विशेष बहुमत से। क्लियर हो रहा है क्लास? अब संघीय ढांचा मतलब क्या होता है, अगर आपको यही नहीं पता तो आपको कैसे समझ में आएगा कि स्टेट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। अगर आपको संघीय ढांचा मतलब ही नहीं पता कि जब हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी विशेषता क्या है, इसका फीचर क्या है, तो आपको ये चीज समझ ही में नहीं आएगा कि संविधान संशोधन में हमें स्टेट के इन्वॉल्वमेंट की क्या जरूरत पड़ गई। तो अब समझिए, जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब भी हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ पावर मतलब हम जो शक्ति है उसके विभाजन की बात कर रहे हैं, उसके वितरण की बात कर रहे हैं। और डिवीजन ऑफ पावर हम किसके किसके मध्य में कर रहे हैं? स्टेट और सेंटर के मध्य में। अगर आप ध्यान से देखेंगे 7th शेड्यूल को, तो 7th शेड्यूल में हमने 3 तरीके की लिस्ट की बात की, यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की और कॉन्करेंट लिस्ट की, राज्य सूची की, संघ सूची की और समवर्ती सूची की। तो यहां पर हमने लिस्ट की बात क्यों की है? क्योंकि हमने एक लिस्ट बना दी है और हमने कहा है इन लिस्ट में जो जो मैटर्स आपके दिए हैं उन मैटर्स पे स्टेट का डिसीजन होगा, अगर वो स्टेट लिस्ट में प्रेजेंट है। अगर वो सेंट्रल लिस्ट में प्रेजेंट है तो सेंटर डिसीजन लेगा, और अगर वो समवर्ती सूची में है तो दोनों डिसीजन ले सकते हैं। तो हमने डिवीजन ऑफ पावर की बात की 7th शेड्यूल में।
ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए, जब हम संघीय ढांचा की बात करते हैं और संघीय ढांचा में हमको पता है कि हम शक्ति का वितरण कर रहे हैं संघ और राज्य के मध्य, सेंटर और स्टेट के बीच में, वी आर डिवाइडिंग द पावर। तो इसका मतलब क्या है, जब भी फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आएगा तो यहाँ पर स्टेट के इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब स्टेट द्वारा उसे रेक्टिफाई करना होगा। लेकिन बस ध्यान दीजिएगा, स्टेट के लिए सिंपल मेजॉरिटी की बात की गई है, लेकिन सेंटर के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की बात की गई है। क्लियर है क्लास? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलो, अब ये चीज हमने डिस्कस कर लिया, बस आप यहां पर याद रखिएगा, स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 245 है तो मतलब एटलीस्ट 123 जो है वो आपका मेजॉरिटी कहलाएगा। प्लस दूसरा क्या है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अभी भी कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। चल, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जा सकता है? स्पेशल मेजॉरिटी की बात यहां पर की गई है। ठीक है, Which of the following bill must be passed by each house of Indian Parliament separately by special majority? ऑर्डिनरी बिल की बात की गई है, मनी बिल की बात की गई है, फाइनेंस बिल की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात की गई है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो है संविधान संशोधन। ठीक है, अगर संविधान संशोधन में कोई संशोधन करना है, यहां पर ध्यान दीजिए, Which of the following bill must be passed by each house of Indian Parliament separately by special majority? अगर संविधान संशोधन में है तो वो उस कंडीशन में उसको दोनों ही हाउसेस से विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर डी आपका सही उत्तर है। प्लस क्लास एक चीज और याद रखिएगा, आप लोग ज्वाइंट सिटिंग के बारे में पढ़ते होंगे, ज्वाइंट सेशन के बारे में पढ़ते होंगे, 108 आर्टिकल, कि कभी ऐसा हुआ कि कोई बिल है जिसको कि लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा में अटका हुआ है, तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए। और इस ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर प्रिसाइड करता है लोकसभा का, ये आपको पता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी बिल आपका संविधान संशोधन से रिलेटेड है तो उसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। कभी भी आपको परीक्षा में एक लाइन इस तरीके से दी गई कि संविधान संशोधन से रिलेटेड बिल में प्रेसिडेंट चाहे तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है, ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, दूसरी चीज याद रखिएगा, अगर संविधान संशोधन बिल प्रेसिडेंट के डेस्क पे गया है तो प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता है कि आप इसको रिकंसिडर करिए। ठीक है, दोबारा नहीं भेज सकता है, चाहे वो मनी बिल हो चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो। ठीक है, दोनों कंडीशन में प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा, दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए वो नहीं भेज सकता है राष्ट्रपति। चलो, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो अभी मैंने आपको बताया सिंपल मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, साधारण बहुमत की हम बात कर रहे हैं, मतलब मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग पे जरूर अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 2 बोले या फिर आर्टिकल 3 बोले, जो कि स्टेट के नाम से रिलेटेड है, बाउंड्री से रिलेटेड है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट से रिलेटेड है ना, तो इन दोनों में आपके सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन जब हम आर्टिकल 368 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ना कि सिंपल मेजॉरिटी की। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को हम देखते हैं ध्यान से, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में सभी संशोधन केवल संसद में ही शुरू किए जा सकते हैं।
दूसरा है साधारण विधेयक की तरह संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए जाता है और राष्ट्रपति के पास इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार होता है। बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, इनकरेक्ट है, डिस्कस करें। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में डिस्कस करने का प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन अगर फिर मैं कहूँगी थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा हो जाती है या हिंदी ज़्यादा हो जाती है तो माफ़ कर दिया करिए आप लोग मुझको। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन पार्लियामेंट। जितनी भी संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, संविधान संशोधन से रिलेटेड जो बिल हैं वो आपके खाली पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर कहीं पर ये लिखा रहे कि अमेंडमेंट बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, गलत है। हमेशा जब भी कोई अमेंडमेंट है, ठीक है, इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन पार्लियामेंट, संसद में ही। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब संसद की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात हो रही है। ठीक है, like an ordinary bill, a constitutional amendment bill goes to the president for his assent and the president has the power to send it back for the reconsideration। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास रखा जाएगा उनके एसेंट के लिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। प्रेसिडेंट मनी बिल को भी कभी रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। प्रश्न में पूछा गया है विच ऑफ द अबव गिवन आर इनकरेक्ट या इज इनकरेक्ट, तो ओनली 2 इज इनकरेक्ट। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा क्लास? चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक क्विक रिवीजन भी अभी मैं करूंगी। लास्ट में मैंने आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन रखे हैं जहां पर हम लोग जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करेंगे। अभी प्रश्नों के माध्यम से देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा स्लाइड से हट जाती हूं ताकि प्रश्न आपको अच्छे से दिखे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कम से कम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा भी उसे पारित होना चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर की बात आएगी तो हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करेंगे। यहाँ पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, मैं बता रही हूँ। और यहाँ पर याद रखिएगा एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये याद रखिएगा 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संघीय प्रावधान, मैंने आपको बताया बिल्कुल सही है। जब भी संघीय ढांचा में किसी भी तरीके का संविधान संशोधन किया जाएगा तो उसमें राज्यों द्वारा उसे पारित कराना अनिवार्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, नए राज्यों का गठन या राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन। अब मुझे बताओ, 1 2 3 4 की हम बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है? जब भी नए राज्यों की गठन की बात करेंगे, हम न्यू स्टेट के फॉर्मेशन की बात करेंगे या फिर उनकी बाउंड्री में कोई उसकी बात करेंगे, चेंजेस की बात करेंगे या फिर राज्यों के नाम में परिवर्तन की बात करेंगे, तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये तो हम सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं, साधारण बहुमत से भी। और ये आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता ही नहीं है। ठीक है, आता ही नहीं है। तो चौथे को जैसे हटाओगे, देखो चौथे को हटाया, आपका सही उत्तर क्या हो गया? 1 2 3। ठीक है, तो याद रखिएगा, संविधान का संघीय ढांचे में किसी भी तरीके का परिवर्तन करना है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में किसी भी तरीके का परिवर्तन करना है, या फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की हम बात करें, तो इन सब जगह आपको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की जरूरत होगी। क्लियर है? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर हो गया। चलो, ए जो है वो सही उत्तर है। 4 क्यों नहीं सही उत्तर है वो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न देखिए क्लास, कहीं पर भी आपको रिक्वायरमेंट लगे वीडियो को पॉज करने की तो आराम से वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर बोला गया है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा।
जब संविधान का उद्देश्य राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित किसी अनुच्छेद को संशोधित करने का होता है तो यह आवश्यक है कि राज्य अपनी सहमति दे। ठीक है, केवल आधे राज्यों की सहमति और राज्य विधानमंडल के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं स्लाइड से थोड़ा सा हट जाती हूं ताकि आप लोगों को प्रश्न दिखे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अभी वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी चीजें मैं आपको समझा रही हूं वो चीजें इस प्रश्नों के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। अगर कोई पॉइंट अभी तक आपको नहीं समझ में आया है तो वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, वीडियो को पॉज करिए, क्लास पॉज कर लीजिए और अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपको उत्तर बताने जा रही हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो बोलने जा रही हूं। When an amendment aims to modify an article related to the distribution of the power between the center and the state and the central government, it is necessary that the state must give their consent. डिवीजन ऑफ द पावर, हम शक्तियों के वितरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम शक्तियों के वितरण की बात कर रहे हैं। किसके किसके मत? राज्य और संघ के मत। कौन सा शेड्यूल है? 7 शेड्यूल है। इसका अर्थ ही क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर का मतलब हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम संघीय ढांचा की बात कर रहे हैं। और जब भी हम संघीय ढांचा की बात करेंगे उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे तो स्टेट के इन्वॉल्वमेंट की हम बात करेंगे। तो ये आवश्यक होता है कि राज्य अपनी सहमति दे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, केवल आधे राज्यों की सहमति और राज्य विधानमंडल के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया केवल आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यही गलती है यहाँ पर। स्पेशल मेजॉरिटी की नहीं, सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? तो यहां पर आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बताओ? तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर है क्लास? समझ में आया? तो कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए, नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो पहला लाइन बिल्कुल सही था, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो इस प्रश्न को करो। यहां पर क्या दिया गया है? अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रश्न है ये आपके, इसको ध्यान से करो। थोड़ा समय देती हूं मैं आपको, और अभी हम लोग सारे अमेंडमेंट को भी डिस्कस करेंगे, उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा। एक क्विक रिवीजन किया जाएगा क्लास, ताकि आज के क्लास में आपके कई अमेंडमेंट कंप्लीट हो सके। ध्यान से देखिए क्लास, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात यहां पर की गई है, जो कि आपके परीक्षा में कितनी बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है मिनिमम एज फॉर वोटिंग। आपको पता है 21 ईयर से 18 ईयर वोटिंग एज कर दी गई थी। हिंट मैंने आपको दे दिया है थोड़ा बहुत। बताइए सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? वैसे मैंने कोई हिंट नहीं दिया है आपको, बस थोड़ा सा आइडिया दिया है। एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात करेंगे, दल बदल विरोधी कानून की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका किससे रिलेटेड है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। सबसे आसान वाले पे जाते हैं। फिर मतदान के लिए न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे। और आपको पता है कि जो मतदान आयु थी वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो डी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है, सी का फोर्थ 2 जगह दिया गया। वेरी गुड, हमने 50% एलिमिनेट कर दिया, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब बचा 15 और 54। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे हैं 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इसके तहत यहाँ पर ए की अगर हम बात करें 15th की, तो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु थी उसको 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था, 62 ईयर। ठीक है, तो ए का आपका सेकेंड हो जाएगा, और जैसे ए का सेकेंड पता चलेगा बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 54th अगर हम देखें तो यहाँ पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई थी। क्लियर है? क्लियर है क्लास? समझ में आया? चल, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा।
अगला देखें, ये भी संविधान संशोधन से ही रिलेटेड है, ध्यान देते हैं। 42, 38, 44 की बात की गई है, इंग्लिश में भी दिया गया है, देख लीजिए। तो बताइए, सेकुलर शब्द, सोशलिस्ट शब्द, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, सेकुलर की बात की गई है, और इंटीग्रिटी की बात, हमने ये सब शब्द अपने प्रियम्बल में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े थे? तो 42, तो ए का आपका थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड 2 जगह दिया गया है, ठीक है। एबॉल्यूशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो सी का सेकंड यहां पर दिया गया है, और बी का आपका क्या हो जाएगा? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को कब कर्टेल किया गया था? 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। न्यायिक समीक्षा की शक्ति में कटौती कब की गई थी? 38th के तहत। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना क्लास? कोई दिक्कत? ऐसे प्रश्न तो आप लोग कर ही लेंगे, और अगर आपको लगता है कि मैम उत्तर जल्दी दे रही हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से प्रश्नों को अपने समय लेते हुए देखिए। चलो, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, ये भी काफी लंबा प्रश्न है, तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ ताकि आप लोग प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए। देखिए क्लास, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करा रही हूं कि अगर परीक्षा में आप लोगों को इस तरीके से लेंदी प्रश्न मिले ना, तो आप लोग घबरा मत जाइएगा। बस ये सोचिएगा कि प्रश्न बड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा समय मांगेगा पढ़ने के लिए, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि प्रश्न आपका डिफिकल्ट है। प्रश्न आसान भी हो सकता है, लेंदी है लेकिन आसान हो सकता है। तो तैयार रहिए ऐसे प्रश्नों के लिए भी। तो यहाँ पर क्या प्रश्न बोला गया? यदि उच्च न्यायालय द्वारा निम्न सदन द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए, ठीक है, अस्वीकार करने की बात की गई है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा क्लास। इन द इवेंट ऑफ अपर हाउस, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो किसी संविधान संशोधन विधेयक को, जिसको कि लोअर हाउस लोकसभा ने पास किया है, उसको क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, अस्वीकार कर देती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? डी से पढ़ते हैं। उच्च सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकृत किए जाने के बावजूद विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है, गलत है। यदि लोकसभा इसे 2/3 बहुमत से पुनः पारित कर देती है तो विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा, नहीं। विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, नहीं। विधेयक को छोड़ना होगा, ठीक है, ए आपका सही है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई संविधान संशोधन विधेयक होगा तो उसे दोनों हाउसेस द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत से पास कराना अनिवार्य होगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताया है कि यहां पर संयुक्त बैठक वाला प्रोविजन नहीं है, ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राज्यसभा ने बिल को नहीं पास किया है और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पास कर दिया है तो बिल को पास माना जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो जब भी संविधान संशोधन से रिलेटेड विधेयक है तो कहीं ना कहीं लोकसभा राज्यसभा को बराबर की शक्तियां दी गई हैं, दोनों हाउसेस द्वारा उसे विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया है तो जो विधेयक है वो आपका ड्रॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ए आपका सही उत्तर है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूं, प्रश्न भले ही बड़ा है, एग्जाम में देखोगे तो घबराना बिल्कुल भी नहीं क्लास। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो प्रश्न कितना भी बड़ा हो जाए, पॉलिटी का प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। आपने जो टॉपर्स हैं या फिर जिनका प्रीलिम्स निकलता है उनके मुख से ये बात कई बार सुनी होगी कि पॉलिटी के क्वेश्चंस को मत गलत करना, ठीक है। हाँ, हम कह सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आया है, मेडिवल बहुत डिफिकल्ट आया है, नहीं समझ में आता, छोड़ देना, लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चंस को कभी गलत मत करना। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके कब सही होंगे? जब आपके बेसिक क्लियर होंगे, ठीक है, और उसके लिए मैं हूं,
ठीक है, उसके लिए मैं हूँ, बस मुझे टॉपिक बता देना कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों स्टूडेंट्स को चीज़ें क्लियर बता पाऊँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है? तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है जॉब में, तो 77, 81 और 82 की बात की गई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर आप क्लास ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी आपके संविधान संशोधन यहाँ दिए गए हैं 77, 81 और 82, इन सब में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की बात की गई है नौकरियों में। यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, डी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, जब हम संविधान संशोधन 77 की बात करते हैं तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई थी, आरक्षण की बात की गई थी प्रमोशन में, किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। ठीक है, अभी इस तरीके का प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछा है, नहीं पूछा गया है ये प्रश्न, लेकिन तब भी ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन की बात की गई थी वैकेंसीज में, ठीक है, एससी एसटी के लिए। और इसी तरीके से 82 में भी आपके रिलैक्सेशन की बात की गई थी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, वो रिजर्वेशन की बात की गई थी, उसमें भी एससी और एसटी के लिए। तो कहीं ना कहीं आरक्षण की बात जॉब में की गई थी, किन किन? 77 में भी, 81 में भी और 82 में भी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्न है ये भी। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 38, 39 और 42 से प्रभावित अधिकांश परिवर्तनों को रद्द कर देता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए क्लास, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जितने भी आपके प्रोविजंस थे, मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा, उसको मैं आपको बताऊंगी जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो आप देखेंगे 43rd और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत से चेंजेस किए रहते हैं। जैसे इमरजेंसी की बात करें, 42nd में बोला जाता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे, ठीक है, आंतरिक अशांति के बेसिस पे, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन 44th में क्या कहा जाता है कि नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है आंतरिक अशांति के बेसिस पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे। हाँ, इंटरनल डिस्टर्बेंस को वो रिप्लेस कर देते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन से, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल मत परेशान होइएगा। इसी तरीके से जो कार्यकाल था लोकसभा का, उसको 5 से 6 साल कर दिया गया था, किसमें? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, लेकिन उसको 44th में फिर 5 साल कर दिया जाता है। तो जो भी चेंजेस कहीं ना कहीं 38, 39 और 42, इसमें क्या देखा जा रहा था कि जो सेंटर है ना, उसको मोर पावरफुल, उसको ज़्यादा शक्तियां दी जा रही थी, सेंटर को पावरफुल बनाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही 42 के बाद हम देखते हैं 44th और 43rd और 44th अमेंडमेंट में ये पावर थोड़ा सा ली जाती है वापस, क्योंकि अब इंदिरा गांधी की सरकार नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सी आपका सही उत्तर है। अब जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है, जल्दी से। सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ वो 1951 में हुआ, ठीक है, और याद रखिएगा 9वीं अनुसूची की शुरुआत इसमें की गई, 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल में बोला गया कि कोई भी सब्जेक्ट को अगर 9th शेड्यूल में रख दिया गया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, न्यायिक पूर्वालोकन नहीं होगा। और यहाँ पर आपको पता है इस समय सबसे बड़े विवाद का विषय क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड हमने कई केसेस भी देखे हैं जहाँ पे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अभी मैं उन केसेस के बारे में आपको बताऊंगी, उसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा, बस 2 मिनट पहले इसको डिस्कस कर लेना, नहीं तो सब हौच पौच हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि केसेस से रिलेटेड भी प्रश्न बनते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए केसेस को, ठीक है, सज्जन सिंह के, शंकरी प्रसाद, गोलखनाथ, केशवानंद भारती, वमन राव, तो ये अभी मैं आपको बता दूंगी, वो भी चीज़ यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा होल्ड करते हैं। तो जब भी हम
पहले संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये 1951 में हुआ है। अनुच्छेद 19 में आपका संशोधन होता है। आपको पता है अनुच्छेद 19 का अगर हम F क्लॉज देखते हैं तो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो थी, संपत्ति का जो अधिकार था, वो हमारा मौलिक अधिकार था, ठीक है, जिसको कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया। जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुआ तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया वहां से, कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका हटा दिया गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 19 में संशोधन व 9वीं सूची की शुरुआत की गई। 9वीं सूची की शुरुआत का अर्थ यही था कि जो भी सब्जेक्ट इसमें हमने रख दिया उसका न्यायिक पूर्वालोकन नहीं होगा। 7th को देखते हैं तो इसमें 1956 में हुआ, ठीक है, 7th संविधान संशोधन, जो कि राज्य के पुनर्गठन से रिलेटेड था और नए राज्यों के निर्माण से रिलेटेड था। 1956 का समय है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात मैंने आपको बताई थी ना, तो याद रखिएगा ये वो वाला समय है। 24th को हम देखते हैं, 1971 में आया। यहाँ पर संसद को संविधान संशोधन की स्पष्ट शक्ति दी गई। 1971 का समय है ये। 25th अभी तक आपकी परीक्षा में नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। पहला इंपॉर्टेंट है आपका, 7th आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की बात होती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 24th भी एक बार आपके परीक्षा में पूछा है, 1971 में आया है, ध्यान दीजिएगा। फिर 42nd बहुत इंपॉर्टेंट है, 44th बहुत इंपॉर्टेंट है, 36 इंपॉर्टेंट है। 36 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिक्किम को स्टेटहुड की उपाधि दी गई थी, स्टेट बना दिया गया था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1975 में। विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्किम को स्टेट कब बनाया गया, राज्य कब बनाया गया, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। 42nd तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। अगर हम देखें तो इसमें आपके प्रस्तावना में नए शब्दों को जोड़ा गया, सेकुलर, सोशलिज्म, ये सब, ठीक है। फिर इंटीग्रिटी की बात की गई। फिर यहाँ पे डीपीएसपी में संशोधन किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग मिनी संविधान कहते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर। 44th आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, हटाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और दूसरी चीज याद रखिएगा, यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस जो शब्द था, आंतरिक अशांति की जगह क्या बोला गया, एक्सटर्नल एग्रेशन की बात की गई। उसके बेसिस पे ही हम राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए प्रेसिडेंट को लिखित में कैबिनेट द्वारा चाहिए, ठीक है, कैबिनेट का अप्रूवल लिखित में चाहिए, ये भी याद रखिएगा। और 6 महीने में अप्रूव्ड होना चाहिए पार्लियामेंट द्वारा। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। 52nd जो है वो 1978 में हुआ। मैंने आपको बताया एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि किससे रिलेटेड है, 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। पहला किससे रिलेटेड है, 9th शेड्यूल से। 52nd किससे रिलेटेड है, 10th शेड्यूल से, ठीक है। फिर यहाँ पर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, वोटिंग एज जो थी वो 21 से कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बने हैं, इसीलिए बस मैं रिवाइज करा रही हूं आपको। अभी आगे देखते हैं। यहां देखिए 73rd और 74th, आपको पता है 73rd में हम किसकी बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। और 74th में हम नगर पालिकाओं की बात करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर 86 की बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2002 में आया। यहाँ पर हमने राइट टू एजुकेशन की बात की। हमने फंडामेंटल राइट में, ठीक है, अपने मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21A को जोड़ा और फंडामेंटल राइट को मौलिक कर्तव्य बनाया। सॉरी, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा का, समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 21A कई बार परीक्षा में पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ठीक है। क्लियर है? अब 89 याद रखो, 89 भी इंपॉर्टेंट है। कब आया है? 2003 में आया है। मैंने कई बार आपको बताया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पहले एक ही होता था, लेकिन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इनको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग अलग कर दिया गया।
जो पहले एक ही कमीशन हुआ करता था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, उसको हमने 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पूछा गया है। यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं महत्वपूर्ण है, रिवाइज करा रही हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मंत्रिमंडल की जो संख्या है उसको सीमित कर दिया गया। कितना कर दिया गया? कल विधायकों का खाली 15% ही होना चाहिए, 15% से ज्यादा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। 100, 101, 102, 103, 104 स्क्रीनशॉट ले लो। 100वां जो है वो आपका इंडिया और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते से रिलेटेड है, 100वां। 101 में हम जीएसटी की बात करते हैं, ठीक है। फिर 102 में हम क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वैसे ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है लेकिन फिर से रिवाइज कर लीजिए। जब हम बात करते हैं 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, 1 मिनट क्लास भाग गई स्लाइड आपकी, हाँ ये रहा, ध्यान दीजिएगा। जब हम 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर जो आर्टिकल आपका 338 था उसको डिवाइड कर दिया गया आर्टिकल 338 में, अनुच्छेद 338 में और 338A में। जो 338 था वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और 338A क्या हो गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। क्लियर है? अब जब आप यहाँ आते हैं 102 संविधान संशोधन में, तो यहाँ पर आप देखते हैं एक और अनुच्छेद को जोड़ दिया जाता है 338B, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात की जाती है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की जाती है 338B में, ठीक है। 103 में हम बात करेंगे तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की जाती है, और 104 जो है उसमें जो 2 लोगों जो बोला जाता था कि 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व की जा रही है, इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया जाता है कि अब कोई भी सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व नहीं होगी। ये 104वें संविधान संशोधन से किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो जो चीजें मैं बता रही हूँ, यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन अगर यहाँ से मतलब क्वेश्चन गलत ना हो, अगर प्रश्न यहाँ से बने तो, ठीक है, ठीक है क्लास ना। तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए। अब हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। अगर अभी तक थक गए हो तो एक ग्लास पानी पी लो जाके, जल्दी से एक ग्लास पानी पी लो, वीडियो को पॉज करो, और हम लोग इसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चन के तहत जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। आप लोग जहां पर भी बैठे हो वहां पर मुझे आंसर देना, चाहे रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो चाहे लाइव देख रहे हो, मतलब तुरंत, लेकिन आंसर जरूर देना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब चलो फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से हम देखते हैं। संविधान का डैश संशोधन, अनुच्छेद 19 में संशोधन, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। अनुच्छेद 19 में संशोधन और 9वीं अनुसूची की शुरुआत से संबंधित है। मतलब कौन सा संविधान संशोधन है जो कि आपके आर्टिकल 19 में संशोधन की बात करता है और 9 शेड्यूल को जोड़ने की बात करता है। तो अभी हमने देखा फर्स्ट संविधान संशोधन है ये, पहला फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के तहत हमने 9 शेड्यूल को अपने संविधान में जोड़ा। क्लियर? चलो दूसरा देखिए, 44 संविधान संशोधन, जिसे डैश कहा जाता है, ने प्रस्तावना में समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता शब्द जोड़ा। तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों शब्दों को अपने प्रियम्बल में जोड़ा, ठीक है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कौन कौन शब्दों को जोड़ा। दूसरा प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 42nd संविधान संशोधन था। और 42nd संविधान संशोधन को हम किस नाम से जानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। इतना संविधान संशोधन कर दिया गया था, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। 42nd संविधान संशोधन को, जिसे कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्लियर? अगला देखते हैं।
61 संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की जो न्यूनतम आयु थी डैश वर्ष से घटाकर डैश वर्ष कर दी गई। तो बताओ एज को कितने से घटाकर कितना कर दिया गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत जो वोटिंग एज थी इट वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। रिवीजन हो रहा है ना जल्दी जल्दी, चलो। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड एज डैश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हमने देखा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसको दर बदल कानून की बात की, दर बदल विरोधी कानून की बात हम कर रहे हैं, उसको 10वें शेड्यूल में रखा गया था। अनुसूची की बात की गई है, 10th शेड्यूल में रखा गया था। संविधान संशोधन पूछेगा तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 73rd था ना, तो लिख लो 73rd। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई आपकी। आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्लास यही चीज जो मैंने आपको पढ़ाई है उसी को मैं आपको रिवाइज करा रही हूं। अब ध्यान दीजिए, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है, वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ? तो 100वें, याद रखिएगा 100। ठीक है, डैश संविधान संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो कौन सा है? 101 ना, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर फंडामेंटल राइट एंड मेड इट, बताओ 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर डैश अधिकार बना दिया गया। तो इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, क्लियर है? 103वें संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितने % रिजर्वेशन की बात की गई? 10% रिजर्वेशन की बात की गई। कौन सा संविधान संशोधन था? 103 था। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? चल, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, राइट टू एजुकेशन को, ठीक है, डैश संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद डैश के रूप में जोड़ा गया। तो मैंने आपको बताया है कि याद रखिएगा, यहां पर जब हम शिक्षा के अधिकार की बात करेंगे तो वो कौन सा आपका आर्टिकल है? 21A आपका आर्टिकल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास, यहां पर इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको लगेगा कि लास्ट स्लाइड जो है वो थैंक यू की है, तो मैम आप लोगों को अलविदा कहने जा रही हैं अभी आज की क्लास के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज कराने जा रही हूं। जहां पर भी पढ़ रहे हो नोटबुक लेकर बैठो और सारे पॉइंट्स को रिवाइज करो, यहां से प्रश्न बने हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज से रिलेटेड आपके जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, यहां पर तो 21, 71, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर हम देखेंगे तो सिंधी को जोड़ा गया था, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात अगर हम करेंगे तो आपको मानी याद रखिएगा, कोमानी, ठीक है, कोमानी करके, तो आपको याद रहेगा कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, ठीक है, लैंग्वेजेस में। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अब देखो 21 और 71 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 92 आएगा ना, 92 आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप लोग MBBS सुनते हो ना, MBBS जो डॉक्टर की डिग्री होती है, लेकिन यहाँ पे MBDS याद रखना, DS, MBDS, MBBS की जगह MBDS, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन सी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया? मैथिली,
बोडो, डोगरी और संथाली। तो यहां पर क्लास आप याद रखिएगा 21, 71 और 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। 21 सिंधी, 71 में कोमानी, तो कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, और 92 में MBBS की जगह MBDS। ठीक है, तो यहाँ पर कोमानी, यहाँ पे मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए क्लास स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग फिर आगे बढ़ें। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं। ट्रिक याद रखिएगा, कोमानी, MBDS। ठीक है, तो ये सब आपके किस शेड्यूल में जोड़े गए इन लैंग्वेजेस को? 8th शेड्यूल में, याद रखिएगा। 8th शेड्यूल में हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं ना, लिख लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर डिलीट करती हूं इसको, तभी आगे डिस्कस करेंगे। अब एक चीज और, स्टेट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, स्टेट से रिलेटेड 13, फिर उसके बाद आप 36 याद रखिए, 36 के बाद आप 53 याद रखिए, 55 याद रखिए, 56 याद रखिए और 69 तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 69 आपका किससे रिलेटेड है? दिल्ली से रिलेटेड है, नेशनल कैपिटल। ठीक है, टेरिटरी की बात की गई थी यहाँ पर। ठीक है, 13 की अगर हम बात करेंगे तो ये नागालैंड से रिलेटेड है। किससे? नागा से, नागालैंड से रिलेटेड है 13। ठीक है, 36 की अगर हम बात करेंगे तो ये मैंने आपको बताया, सिक्किम को स्टेटहुड की उपाधि दी गई। किसको? सिक्किम को। ठीक है, 53rd की हम बात करेंगे तो मिजोरम को स्टेटहुड की उपाधि दी गई। 55 की हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश को, और जब हम बात करेंगे 56 की तो गोवा को। यहां से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि सिक्किम को कब स्टेटहुड की उपाधि दी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आप बताएंगे 36 के द्वारा। मिजोरम को किस संविधान संशोधन द्वारा स्टेटहुड की उपाधि दी गई? 53 के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश को 55 के द्वारा। मैं यहाँ पर आपको वो संविधान संशोधन बता रही हूँ जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पहले बने हैं। ध्यान दीजिएगा क्लास, तो इसको भी आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए, यहां से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलिए। अब एक चीज और बताऊंगी, फिर इस क्लास को एंड करूंगी। बस एक चीज और मैं चाहती हूं, ये चीज आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, क्योंकि ये चीज परीक्षा में कई बार पूछी जा रही है। ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रही हूं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, शंकरी प्रसाद केस के बारे में कब आया है? 1951 में आया है। ठीक है, 1951 का समय आप देखेंगे तो पहला संविधान संशोधन भी उसी समय हुआ है और 9th शेड्यूल भी उसी समय जोड़ा गया है। फिर उसके बाद सज्जन सिंह केस याद रखिए, सज्जन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं। ये आपका कब आया है? 1965 में। ठीक है, फिर गोलकनाथ केस, बहुत इंपॉर्टेंट, गोलकनाथ केस 1967 में। ठीक है, क्लियर है? फिर आगे बढ़े हम लोग, केशवानंद भारती केस, मैं लिख देती हूं, फिर यहां से हटती हूं। 1973 में। फिर मिनर्वा मिल केस 1980 में। फिर वमन राव केस 1981 में। जहां पर वमन राव केस में क्या बोला गया, जो 9th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स रखे हैं
दे आर नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 9th शेड्यूल में रखे हुए सब्जेक्ट्स का न्यायिक पूर्वालोकन नहीं हो सकता है, वमन राव केस में बोला। और आप देखते हो जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जाती है 1951 में, तो 9th शेड्यूल को जोड़ा ही इसलिए जाता है कि अगर 9th शेड्यूल में किसी भी सब्जेक्ट को रख दिया गया तो उसका न्यायिक पूर्वालोकन नहीं होगा। लेकिन वमन राव केस में क्या बोला जाता है कि 9th शेड्यूल में रखे गए सब्जेक्ट का भी न्यायिक पूर्वालोकन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन केसेस को अरेंज करने को दे दिया जा सकता है। मैंने आपको बताया है शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह केस की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, यहाँ पर मेनली जो इशू था वो राइट टू प्रॉपर्टी वाला ही था। समझे क्लास, राइट टू प्रॉपर्टी ही इशू था। लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की जा रही थी तो लोग जा रहे थे कोर्ट के पास कि अरे भाई किस बेसिस पे आप हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा मौलिक अधिकार है ना। तो बार बार लोग अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे थे मौलिक अधिकार है, तो किस बेसिस पे आप हमारे मौलिक अधिकार को ले रहे हैं। तो यहाँ पर इशू यही हो रहा था, क्या मौलिक अधिकार में भी संविधान संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या जो पार्लियामेंट है वो संविधान संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकार का कि नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में आप देखेंगे, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, समरी बता रही हूँ कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन गोलकनाथ केस में क्या कह दिया गया कि नहीं, मौलिक अधिकार में किसी भी तरीके का संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब 1973 में जो सबसे लार्जेस्ट बेंच बनी केशवानंद भारती केस में, उन्होंने कहा हम संविधान संशोधन कर सकते हैं लेकिन जो मूल ढांचा है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पूरा जो था ना वो इसी चीज से रिलेटेड था। तो याद रखिएगा, ये केसेस याद रख लीजिए, मैं बार बार रिपीट करूंगी तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगे, उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, तो क्लास आज के सेशन में तो हम लोग ने संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्नों को देखा और इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हमने रिवाइज भी किए। अब मेरे दिमाग में एक थॉट आया है जो मैं आप लोग से डिस्कस करने जा रही हूँ कि मैप से रिलेटेड अलग क्लास में लूंगी आप लोगों की। ये मॉक टेस्ट जो है वो इसी तरीके से चलेगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप में से कई स्टूडेंट्स को मैप वाले क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, याद नहीं रहते हैं मतलब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड प्रश्न, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा लेक कहाँ है, तो वो याद मैं कराऊंगी आपको। मैप से रिलेटेड एक अलग सीरीज लेके आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन हम मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे और रोज आपकी रेगुलर क्लास हो जाएगी। और मुझे लगता है 10-15 क्लासेस अगर आप देख लेंगे तो दिमाग में आपकी सारी चीज़ें बैठ जाएगी। वहाँ पे हम लोग यूपी के मैप को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि यूपी स्पेशल की क्लास लेके आइए, तो वहाँ पर यूपी के भी मैप को हम लोग स्टडी कर लेंगे। ये जो मॉक टेस्ट वाली सीरीज है इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन मैप वाली क्लास लेके आएंगे, लेकिन एक शर्त पे कि आप लोग उससे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़िएगा क्लास। मैं फिर आपसे एक ही बात कहूँगी कि पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं, लेकिन मेरा पूरा मकसद यही रहता है कि अगर मैं 1-1.5 घंटे जितनी भी देर आप लोगों को पढ़ाऊं तो 1 घंटे बाद आपको लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, बस क्लास के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको लगे कि चलो कुछ अच्छी चीज़ें रिवाइज हुई, इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज हुई जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। मैं अगर यहाँ पर आप लोग से खड़े होके कहूँ कि प्रश्न में पेपर में यही प्रश्न आएंगे तो ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ क्लास। ठीक है, मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, हाँ मैं थोड़ा कह सकती हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पेपर नहीं बनाती हूँ। मैं आपको बता दूँ, हाँ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं वो मैं आपको समझा सकती हूँ, बार बार रिवाइज करा सकती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हूँ कि भगवान यहीं से प्रश्न लेके आना ताकि मेरे विद्यार्थियों के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही हो और उनका सिलेक्शन हो। ये प्रार्थना मैं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, ये एकदम याद रखिए। लेकिन मैं आप लोग से एक चीज़ कहूँगी कि हम लोग मैक्सिमम जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके परीक्षा के लिए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये मैं आपसे कहूँगी, और जिस भी टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत होगा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। माता पिता का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है, आपके भाई बहन, आपके शुभ चिंतक जो भी जीवन में हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ सदैव है। तो जीवन में हर मुश्किलें जो है ना, वो बहुत आसान हो जाती है जब अपने पे भरोसा रहता है और अपने ईश्वर पर भरोसा रहता है। ठीक है, बस हमेशा याद रखिए, कभी हारिएगा मत। ठीक है, तो अपने पे भरोसा रखिए, हमेशा मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो खुश रहिए, हंसते रहिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि भगवान आप लोगों को सफलता शीघ्र दे और आप लोग जल्दी से सिलेक्शन पाने के बाद थैंक यू ऐश्वर्या मैम कहिए और डिकोड एग्जाम कहिए। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।